press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हमारा चैप्टर विद्युत धारा का पार्ट 2 है। इस चैप्टर का पहला पार्ट जो है, पहला लेक्चर जो है, उसकी वीडियो हमने कल बनाई थी। उम्मीद है आप सभी ने उसे अच्छे से देखा होगा। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ में 5 क्वेश्चन दिए थे, जो कल जितनी बातें बताई, जितनी बातें आपको समझाई गई, उन्हीं पर आधारित थे। तो आपने उनको डाउनलोड किया होगा और उन प्रश्नों को देखा होगा, और उम्मीद करता हूं कि आप उन प्रश्नों को अच्छे से कर पाए होंगे। तो पहले मैं रिवीजन करूंगा कि कल हमने क्या क्या बातें पढ़ी थी, ताकि आपको एक बार अच्छे से आप इस चैप्टर से जुड़ जाएं वापस। फिर हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। कुछ और बातें भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन्हें आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर आप दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका इंतजार न करना पड़े, आप तुरंत आपके पास वो पहुंच जाए। और जिन बच्चों को इसके बारे में अभी पता नहीं लगा है, उन्हें आप इन बारे में सूचित कर दें, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो कंटिन्यू मैं रोजाना एक वीडियो इसकी डालता रहूंगा। अगर आप रोज इसको साथ साथ देखते रहेंगे, समझते रहेंगे और अपनी कॉपी में ये इनको उतारते रहेंगे, ये नोट्स जो मैं नोट्स टाइप जो आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स, तो आप उसको आराम से रिवीजन कर सकते हैं जब आपके पास टाइम हो फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कि कल हमने क्या क्या बातें की थी। कल मैंने आपको बताया था कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। उम्मीद है आपके याद होगा। हमने एक परिभाषा तो ये बताई थी कि आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। दूसरी परिभाषा हमने ये कही थी कि यदि किसी समय में इकाई आवेश अगर किसी बिंदु से गुजरता है, किसी परिपथ से, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। उसका मात्रक हमने क्या बताया था, विद्युत धारा का मात्रक हमने बताया था एम्पियर। एम्पियर है वो एसआई मात्रक होता है। एसआई का मतलब होता है मात्रकों की एक पद्धति होती है। एसआई का फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है। इस आधार पर मात्रक है वो सभी के बनाए जाते हैं। अन्य मात्रक मैंने आपको बताए थे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। मिली में 10⁻³ होते हैं, माइक्रो में 10⁻6 होते हैं। ऐसे बहुत सारी घातें होती हैं जिनका अलग अलग नाम होता है। प्लस की घातें भी होती हैं, माइनस की घातें भी होती हैं। और उन सभी की एक फोटो मैंने वीडियो के लास्ट में डाली थी, आपने वहां से उनको नोट कर लिया होगा। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप उस पहली वीडियो को चलाकर और लास्ट में जब आप पहुंचेंगे तो आप वहां से उसको एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और वहां से आप उसको नोट कर लेंगे। फिर मैंने बताया था कि आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और उस आवेश की हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन है, उस पे ई के ऊपर माइनस का निशान लगा के उसको लिखा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो ये संकेत जो है वो ऋणात्मक आवेश को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना था, 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम। कूलाम उसका मात्रक साथ में रहेगा आवेश का। फिर मैंने आपको बताया था धारा की दिशा क्या होती है। धारा की दिशा हमने क्या कही थी, धनावेश से ऋणावेश की ओर। किसी परिपथ में धनावेश से ऋणावेश की ओर, या फिर इलेक्ट्रॉनों की गति की विपरीत दिशा में होती है। ये 2 टाइप से आप इसको कह सकते हैं। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ये आप डिजिट डायरेक्ट याद रख सकते हैं। 6.25 गुणा में 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर मैंने बताया था कि धारा का मापन आप किससे करते हैं। उस यंत्र को क्या कहते हैं, उस यंत्र को कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं, एमीटर। और उस एमीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में।
ठीक है, ये बातें याद रखनी है। फिर मैंने आपको बताया था कि क्वांटीकरण सिद्धांत होता है, जिसे आप Q बराबर NE लिखा था आपने। इसका शुद्ध रूप तो होता है आपके पास Q बराबर प्लस माइनस NE होता है शुद्ध रूप तो, क्योंकि आवेश जो है वो ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। लेकिन आप इसको नॉर्मल तरीके से उदाहरण को हल करते समय, किसी सवाल को हल करते समय प्लस माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर मैंने बताया था 1 एम्पीयर की परिभाषा क्या होती है। हमने कहा था कि यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश किसी परिपथ में किसी बिंदु से गुजरता है तो धारा कितनी होगी, 1 एम्पीयर। यानी 1 एम्पीयर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकंड, उसे क्या कहेंगे, 1 एम्पीयर कहेंगे। फिर आपको एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो याद रखनी है कि समय का मात्रक हमेशा आपको क्या लेना है, सेकंड ही लेना है, क्योंकि SI पद्धति जो है उस पद्धति में समय के मात्रक को सेकंड में ही बताया गया है। अगर किसी सवाल में आपको मात्रक समय का मिनट में दिया जाए या घंटे में दिया जाए तो क्या करना है, आपको सबसे पहले उसे सेकंड में बदलना होगा। जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। इस प्रकार से बदलना होगा। बोर्ड परीक्षा में इस पर न्यूमेरिकल आते हैं विद्युत धारा पर, तो न्यूमेरिकल में सिर्फ इतना ही चेंज किया होता है कि समय को मिनट या घंटे में वो दे देते हैं। तो अगर आप ऐसी गलती करते हैं कि मिनट को सीधा मिनट में ही वैल्यू आप पुट कर देंगे क्वेश्चन में, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाता है। फिर मैंने बताया एक और बताता हूं बात आपको कि धारा मापन का यंत्र जो है, दूसरा यंत्र, एक यंत्र तो क्या है, एमीटर है, एक दूसरा यंत्र भी होता है, उसे हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर। इनमें अंतर भी बताऊंगा मैं आपको कि एमीटर में क्या फर्क है, एमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है। तो एमीटर का संकेत तो इस प्रकार से होता है बच्चों। एमीटर क्या करता है, धारा का मापन करता है, श्रेणी क्रम में इसको जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर भी धारा का मापन करता है, लेकिन ये साथ साथ में क्या बताता है, दिशा भी। अब देखिए, समझिए बड़े ध्यान से क्या डिफरेंस होता है दोनों में। ये जो चित्र मैंने बनाया ये है एमीटर का। इस चित्र में ये जो आपको 2 डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये होती है इसकी निब, सिरे होते हैं। यानी यहाँ पे आप तार जोड़ोगे सर्किट में, परिपथ में जब आप इसको जोड़ोगे तो इसका एक सिरा होता है प्लस का, एक सिरा होता है माइनस का। इसी प्रकार इसमें भी एक प्लस का और एक माइनस का होता है, इनसे तार जोड़े जाते हैं। एमीटर में क्या होता है कि 0 से शुरू होती है धारा बताने वाला जो उसमें यंत्र जो लगा होता है, पैमाना जिसे आप बोलेंगे, वो 0 से शुरू होता है और ये 25, 30 जितना भी एमीटर आपका रीडिंग बता सकता है वहां तक होता है। तो ये जो निशान है यहाँ पे सुई होती है, ये सुई क्या करती है, परिमाण बताती है। जैसे ही आप इस परिपथ में जोड़ोगे इस एमीटर को, तो ये सुई जो है वो जैसे 5 एम्पियर की धारा है तो 5 एम्पियर बता देगी, 10 की है तो 10 बता देगी, 15 एम्पियर की है तो 15 बता देगी, बस इतना ही बताएगी। और 0 से लेके 25 तक इस प्रकार से ये बताती जाएगी, यानी सिर्फ एक ही दिशा में ये जाएगी। तो ये तो क्या करती है, सिर्फ परिमाण बोलते हैं इसको। जब सिर्फ वैल्यू बताती है, आपको धारा का मान बताती है कि 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर है या 15 एम्पियर है, तो इसे आप क्या कहते हैं कि एमीटर सिर्फ धारा का क्या बताता है, सिर्फ परिमाण बताता है, यानी 5, 10, 15, 20 कितने हैं। अब गैल्वेनोमीटर क्या करता है, देखो गैल्वेनोमीटर के चित्र को देखो ध्यान से। इसमें 0 जो होता है वो यहाँ पे बिल्कुल बीच में होता है 0, और इसके इस साइड में भी उतने ही पैमाने होते हैं जितने इस साइड में होते हैं। यानी 0 से 5, 10, 15 अगर इस साइड में है तो 5, 10, 15 इस साइड में होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब आप इसको बिल्कुल भी सर्किट में नहीं जुड़ा हुआ होगा तब ये सुई हमेशा 0 पर रहती है। ठीक है, अगर आप जैसे यहाँ पे आपने 2 तार जोड़ दिए तो एक बार अगर सुई अगर इस प्रकार बताएगी, इधर बताएगी, जैसे 5 पे बताती है, तो ये कहेगा कि 5 एमीटर की जो धारा है इसमें वो आ जाती है। ठीक है, और ये सूक्ष्म धारा बताता है, वैसे कम मात्रा में बताता है। 5 मिली एमीटर या 5 मीटर की धारा एमीटर की धारा यहाँ एम्पियर की धारा यहाँ पे बता दी। फिर ये क्या करेगा, जैसे आप सर्किट में इसको उल्टा पुल्टा जोड़ दोगे, तार उल्टे पुल्टे हो जाएंगे, तो ये जो है वो सुई
एक बार इस साइड में चली जाएगी। यानी कहने का मतलब मेरा यही है कि इस जीरो से ये धारा इस साइड में भी बता सकता है और धारा इस साइड में भी बता सकता है। यानी कि मान तो दोनों तरफ ही बराबर है, लेकिन दिशा अलग अलग है, एक बार इस दिशा में एक बार इस दिशा में। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, धारा के परिमाण के साथ साथ यानी धारा का जो मान है कितना एमीटर है 5, 10, 15, उसके साथ साथ दिशा भी बताता है। ये काम होता है गैल्वेनोमीटर का। अब हम पढ़ेंगे आगे अपना विद्युत विभव और विभवांतर क्या होता है, जिनसे दैनिक जीवन में आप ये समझ जाएंगे कि विभव और विभवांतर का क्या मतलब होता है। उसके लिए मुझे कुछ उदाहरण देना पड़ेगा। जैसे हमारे घरों में पानी की टंकी होती है, ये पानी की टंकी छत पे रखी होती है जिसमें हम पानी भरते हैं। पानी हम किसके द्वारा भरते हैं? क्या पानी हम उसमें अपने आप चला जाता है? नहीं। अगर हम उसको अपनी जो पानी का कुंड जो होता है उसमें अगर नली लगा दें तो अपने आप तो नहीं जा पाएगा। तो किस वजह से जाता है? हम किसका यूज करते हैं? हम मोटर का यूज करते हैं। मोटर का यूज करते हैं तब पानी उसमें जाता है। ऐसा क्यों होता है? हमें मोटर का यूज क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आपने कक्षा 9 में ये पढ़ा था, बल होता है जो कौन लगाती है? पृथ्वी लगाती है। और वो हमेशा किधर लगाती है? नीचे की तरफ। यानी प्रत्येक वस्तु को वो नीचे की ओर खींचती है। और ये गुरुत्वीय बल हमेशा किस पर लगता है? द्रव्यमान पर लगता है, एम पर लगता है। एम छोटा एम द्रव्यमान कहलाता है। तो ये भार है वो क्या बन जाएगा? W बराबर है mg। ये बातें आपने पढ़ी थी। तो जो पानी है उसके पास द्रव्यमान तो है, यानी उस पर क्या लगेगा? गुरुत्वीय त्वरण तो लगेगा। यानी पानी अपने आप ऊपर कैसे जाएगा? पृथ्वी उसको नीचे खींच रही है। तो हमें उसको ऊपर भेजने के लिए इस गुरुत्वाकर्षण बल जो है mg जो है उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, तब वो ऊपर जाएगा। तो ऐसा इसलिए तो हमें क्या करना पड़ता है? इस गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, इसके विरुद्ध, क्योंकि ये इसको रोक रहा है और हम इसे पानी को ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो हम इसके विरुद्ध काम करेंगे क्योंकि हम पानी को ऊपर ले जाना चाहते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल जो है, गुरुत्वीय बल जो है पानी को नीचे रखना चाहता है। तो ये जो विरुद्ध काम हम करते हैं, इसी से हमें कुछ परिभाषाएं मिलेंगी विभव और विभवांतर की। तो अब देखो पहले कि ये मोटर जो है, यहाँ से हम पानी जब ऊपर चढ़ाएंगे तो इसे उच्च विभव पर बोला जाता है। ऐसा हम कहते हैं कि ये इसका विभव है वो उच्च पर है। और ये मोटर जो है जो अपन सतह पर होती है, इसे निम्न विभव पर हम कह सकते हैं। तो जब हम निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाना चाहते हैं पानी को, तो हमें काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। वो किसके विरुद्ध करना पड़ेगा? mg के विरुद्ध करना पड़ेगा। और अगर इस पानी की टंकी से नली द्वारा हम वापस नीचे पानी लेना चाहते हैं तो क्या होगा? क्या हमें कोई काम करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप mg के कारण अपने आप नीचे आ जाएगा। तो अगर हमने एक बाल्टी लगा रखी है यहाँ पर जिसमें हम पानी भर रहे हैं, ये आपकी टंकी है जो उच्च विभव पर है, तो बाल्टी क्या होगी? निम्न विभव पर होगी। यानी सतह पर रखी है, जमीन पर रखी है, इसे आप क्या बोलेंगे? निम्न विभव पर। और ये टंकी क्या होगी? उच्च विभव पर। तो पानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, तो ये कब होता है? जब एक उच्च विभव पर हो, एक निम्न विभव पर हो, तब ही ऐसा होता है। अगर मान लो एक टंकी, यहाँ छत पे एक टंकी है, इसके पास उसी छत पे एक दूसरी टंकी रखी है, उसमें भी पानी है, इन दोनों को आपस में नली से जोड़ दें आप, क्या आपस में एक दूसरे में पानी इनमें जाएगा? नहीं जाएगा। जब ये दोनों समान विभव पर हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का पानी एक दूसरे में आदान प्रदान नहीं होता। तो हमें इससे ये पता लगता है कि जब दो वस्तुएं समान विभव पर होती हैं तो उनमें किसी भी जो पदार्थ है, पानी है, उसका आदान प्रदान नहीं होता है। तो ये तो एक उदाहरण था पानी से संबंधित। अब मैं आपको एक उदाहरण और बता रहा हूं जो अपने आवेश से संबंध रखता है, जो अपनी विद्युत धारा से संबंध रखता है। हम जानते हैं कि हमारे घरों के अंदर लाइट जो आती है, करंट जो आती है, धारा जो आती है, वो बिजली घर से आती है। ठीक है, ये मान लो बिजली घर है, इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा है, यहाँ से अपने घरों में, ये घर है, इसके अंदर मान लो यहाँ पर कनेक्शन है और यहाँ पे वायर के द्वारा यहाँ पर अपने पास करंट आती है, धारा आती है। अपना घर है वो निम्न विभव पर होगा, अपने घर से लाइट उधर तो नहीं जा सकती अपने आप,
और ये जो ट्रांसफार्मर है इसके पास ज्यादा करंट है तो ये उच्च विभव पर होगा। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर घरों में पावर सप्लाई होती है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, उच्च विभव निम्न विभव, एक ज्यादा है एक कम है, यानी दोनों के विभव में क्या है, अंतर है। इसे हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अब इन दोनों में आप एक चीज और देखेंगे कि ये पानी की टंकी और ये मोटर ये एक फिक्स दूरी पर है, उसी प्रकार ये ट्रांसमीटर और अपना घर ये भी एक फिक्स दूरी पर है। तो इनका अपना अपना क्या होता है, विभव होता है। एक का उच्च विभव होता है, एक का निम्न विभव होता है। तो जब ये धारा उच्च विभव से यानी कि ट्रांसफार्मर से निम्न विभव यानी कि अपने घर की तरफ आती है तो एक विभवांतर की वजह से ही आती है। अब अगर ऐसा हो जाए कि ये जो आपस में जो बीच की इनकी दूरी है ये अनंत हो जाए, यानी एक अगर ट्रांसफार्मर यहाँ है और अपना घर इससे अनंत दूरी पर है, अनंत का मतलब है जिसका कोई अंत नहीं होता, यानी बहुत ज्यादा अनंत की ओर चलते जाएं हम, तो हमेशा ही अनंत पर ये जो विभव है इसे क्या माना जाएगा, इसे शून्य माना जाता है, जीरो माना जाता है। जब कोई वस्तु अनंत पर होती है और उसका विभव अनंत पर हम क्या मानेंगे, शून्य मानेंगे हमेशा ही। ये आपको याद रखना है। तो ये मैंने आपको दो उदाहरण बता दिए हैं कि इस प्रकार से एक उच्च विभव पर होता है, एक निम्न विभव पर होता है, तो इनमें विभवांतर होता है यानी विभव में अंतर होता है। और इसी वजह से पदार्थ जो है, जैसे पानी है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, आपकी जो धारा है ये उच्च विभव से यानी ट्रांसफार्मर से निम्न विभव यानी अपने घरों की तरफ आ रही है। और जब मैंने ये कहा कि धारा आ रही है, इसका मतलब इसमें कौन प्रवाहित हो रहा है। जैसे यहाँ पर पानी प्रवाहित हो रहा था तो यहाँ पे कौन प्रवाहित होता है जब धारा बहती है, आवेश, जो हमने कल बात की थी। तो यहाँ पे आवेश जो है वो ट्रांसफार्मर से अपने या बिजली घर से अपने घरों की तरफ आ रहे हैं, जिस वजह से क्या बहती है, धारा बहती है। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि ये परिभाषाएं इनकी हम किस प्रकार से देंगे। यहाँ पर विभव और विभवांतर की परिभाषाएं क्या होती हैं। तो अब आप पहले विभवांतर की परिभाषा हम देख लेते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में, क्योंकि हमें विभवांतर यहाँ पर धारा का चैप्टर है तो हम आवेश की बात करेंगे। तो धारा के लिए, आवेश के लिए हमें क्या चाहिए, विद्युत परिपथ चाहिए। किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को, यानी धनावेश होना चाहिए अपना, और एकांक का मतलब उसका परिमाण कितना हो, इकाई हो, एक हो। एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उनके मध्य यानी उन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। यानी इसमें क्या है कि एकांक धनावेश को यदि आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना चाहते हैं तो उनके बीच में जितना आपको कार्य करना पड़ेगा वो कार्य किसके बराबर होगा, विभवांतर के बराबर होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु हैं ए व बी, जिनका विभव क्रमशः क्या है, ए का विभव है वी ए, बी का विभव है वी बी। वी ए जो है वो उच्च विभव पर है, वी बी जो है वो निम्न विभव पर है। तो हमें क्या करना है, हमें बी से ए की तरफ आवेश को लेके जाना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, विभवांतर बराबर यानी विभव का अंतर यानी उच्च विभव माइनस निम्न विभव, ये बन गया विभवांतर। वी ए माइनस वी बी बराबर क्या होगा, इसका फॉर्मूला किया गया कार्य बटे आवेश, यानी इस आवेश को, एकांक आवेश को उस विभवांतर तक, उस बिंदु के बीच में ले जाने के लिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ा, ये क्या कहलाएगा, विभवांतर। विभवांतर का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, डब्ल्यू ए बी, आवेश को कैसे लिखते हैं, क्यू से, कार्य को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ए बी का मतलब है कि कार्य है ये ए और बी के बीच में किया गया कार्य है। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, विभवांतर का होता है। अब हम विभव का फॉर्मूला भी देख लेते हैं, उसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि विभवांतर की एक परिभाषा और भी दे सकते हैं हम, विद्युत क्षेत्र से संबंधित एक परिभाषा होती है, लेकिन वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि वो विद्युत क्षेत्र जो है वो 12वीं क्लास के अंदर आता है, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है।
तो इस वजह से हमारे पास ये नॉर्मल परिभाषा है, यही हमारे 10वीं के लेवल के हिसाब से परिभाषा है। तो हम सिर्फ इतनी ही परिभाषा पढ़ेंगे और इतनी ही परिभाषा को याद करेंगे। अगर आपको परिभाषा वो दूसरी विद्युत क्षेत्र वाली इच्छुक है जानने की, आप जिज्ञासु हैं, तो मैं आपको बाद में उसको बता दूंगा, आप मेरे को कमेंट करके बता देना। अब देखते हैं हम विभव की परिभाषा। अनंत से एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। और विभवांतर किसे कहा था हमने? विभवांतर हमने दो बिंदु बताए थे कि किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर होता है। तो यहाँ पर एक बिंदु जो था उसको क्या मान लिया? अनंत पर मान लिया, और उस अनंत से दूसरे बिंदु तक हमें कार्य करना है किसी एकांक धनावेश को लाने के लिए। तो वो क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। तो अगर आप विभवांतर की परिभाषा याद कर लेते हैं तो विभव की परिभाषा आप अपने आप ही बना लेंगे, बिल्कुल आसान है। हमें सिर्फ एक बिंदु को अनंत पर मानना है। अब ये फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर आपने दिखाई दे रहा है आपको, ये विभवांतर का फॉर्मूला है। VA माइनस VB बराबर WAQ AB अपॉन Q। अब इसमें क्या करना है? एक पॉइंट को हमें B कहां पर मानना है? अनंत पर मानना है। मान लिया मैंने कि यदि B को अनंत पर मान लूं, अनंत का निशान ऐसे होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि अनंत पर विभव कितना होता है? 0 होता है। जब मैंने आपको वो ट्रांसफार्मर वाला उदाहरण बताया था, अनंत पर विभव कितना होता है? 0। तो अगर B बिंदु जो अनंत पर है तो इसका विभव कितना हो जाएगा? VB बराबर 0 हो जाएगा। और जब ये 0 यहाँ पे रखूंगा तो सिर्फ क्या बचेगा? VA। तो VA बराबर, और यहाँ पर जब पॉइंट B अनंत पर है उसका विभव ही 0 है तो उसको लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या जाएगा? W सिर्फ A/Q। और जब सिर्फ एक ही बिंदु है तो उसको नाम देने की भी आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल सरल रूप में हम क्या लिख सकते हैं? V बराबर W अपॉन Q। ये है विभव का फॉर्मूला। तो विभव और विभवांतर में सिर्फ अंतर इतना ही है कि विभवांतर में दो बिंदु होते हैं, एक उच्च विभव होता है, एक का निम्न विभव होता है। उन दोनों विभव का अंतर होता है विभवांतर। मात्रक वही रहता है, फॉर्मूला वही रहता है, कार्य बटे आवेश। और विभव में सिर्फ एक ही बिंदु होता है, दूसरा बिंदु कहाँ होता है? अनंत पर होता है। अब हम पढ़ते हैं मात्रक। तो विभवांतर का फॉर्मूला क्या था? VA माइनस VB बराबर कार्य बटे आवेश, यानी WAB बटा Q। तो VA माइनस VB क्या था? विभवांतर। इसका मात्रक हम बता रहे हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक होता है जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम। तो जूल बटे कुलाम भी विभवांतर का मात्रक है, जिसे शॉर्ट रूप में क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। वोल्ट एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। तो उन्होंने इसको बताया था, तो उसी के सम्मान में उसका नाम है वोल्ट रख दिया मात्रक का। वोल्ट जो है वो एक SI मात्रक होता है। मैंने आपको बताया था SI क्या होती है? एक पद्धति होती है मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय होती है, यानी पूरे विश्व में चलती है, ठीक है। उसी प्रकार से विभव V बराबर क्या होता है? W अपॉन Q होता है। विभव V से डिनोट करते हैं। W इसमें क्या है? ये भी कार्य है, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और ये Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम। तो ये भी जूल बटे कुलाम, इसको भी क्या बोलेंगे? वोल्ट। यानी विभव और विभवांतर दोनों के मात्रक क्या होते हैं? वोल्ट होते हैं। दोनों क्या हैं? SI मात्रक हैं। अब जैसे हमने ये कहा था कि धारा मापने का यंत्र एमीटर होता है, उसको आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो उसी और एक साथ साथ में अन्य यंत्र भी होता है जिसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं। उसे क्या करते हैं आप? वो क्या करता है? वो परिमाण के साथ दिशा भी बताता है। एमीटर सिर्फ क्या बताता है? धारा का परिमाण बताता है। तो मापने का यंत्र क्या होता है? वोल्टमीटर। जो आपका विभवांतर है, विभव है, उस यंत्र को कहते हैं वोल्ट मीटर। ये होता है संकेत, यानी इस प्रकार का संकेत आपको कहीं दिखाई दे तो आपको समझना है कि ये किसका है? वोल्ट मीटर का है। वोल्ट मीटर परिपथ में कौन से क्रम में जुड़ता है? समांतर क्रम में जुड़ता है। ये बातें आपको याद रखनी होंगी, इंपॉर्टेंट बातें हैं, परीक्षा में यही आती हैं कि एमीटर कौन से क्रम में जुड़ता है। धारा मापने वाला जो एमीटर है कौन से क्रम में जुड़ता है? श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर क्या मापता है? विभव मापता है, विभवांतर मापता है। ये कौन से क्रम में जुड़ता है? समांतर क्रम में जुड़ता है।
ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। आपको जो मैंने विभव और विभवांतर के फॉर्मूले और वो बताए हैं उनके आधार पर आप इसे हल करने की कोशिश करेंगे। तो क्या है ये 15 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, आपको कार्य बताना है। आप इसको कोशिश करके देखना, बिल्कुल आसान है। जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं विभव के विभवांतर के, उन्हीं पर यह आधारित है, बिल्कुल आसान है। अगर आपको ये नहीं आता है तो मैं कल जब भी आपको दूसरी वीडियो इसके आगे वाला पार्ट जब बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं इसी को हल करवाऊंगा। उससे पहले आप इसे हल करके देखना। अगर आप हल कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ बच्चे नहीं भी कर पाएंगे तो मैं कल आते ही पहले इसको समझाऊंगा, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। धन्यवाद।